नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ स्किज़ोफ्रेनिया क्वेश्चंस एंड आंसर्स को शुरू करते हुए आपको 3 सवालों के जवाब दूंगा। कुछ सवालों के जवाब लंबे होंगे तो कुछ सवालों के जवाब थोड़े छोटे होंगे। कोशिश इस सीरीज़ में मेरी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कवर कर सकूं। जितने भी सवाल लोगों के मन में अक्सर आते हैं उनका एक सरल सा आसान सा जवाब आप लोगों को दे सकूं, ताकि वो पेशेंट्स जो स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहे हैं या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स जो उनके केयर गिवर्स केयर टेकर्स हैं, उनको उन सवालों के जवाब ढूंढने में मदद मिले और पेशेंट की रिकवरी में, पेशेंट की मैनेजमेंट में आसानी हो सके। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन के मैनुअल डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स वर्जन 5 के अकॉर्डिंग स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एटलीस्ट 1 महीने तक कुछ सिम्टम्स एक्टिव रहते हैं, जैसे डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड या बिजार बिहेवियर और कुछ नेगेटिव सिम्टम्स। 1 महीने के अंदर एटलीस्ट इनमें से 2 सिम्टम्स का होना ज़रूरी है ताकि स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिल सके। बीमारी से पहले एक प्रोड्रोमल स्टेज का होना भी ज़रूरी होता है, जो कि करीब करीब 6 महीने का होता है, जिसमें कि पेशेंट्स की कंडीशन जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड दिखाई देती है उनके यूजुअल मेंटल स्टेट और यूजुअल कंडीशन के मुकाबले। इसी के साथ एक रेजिडुअल स्टेज भी आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि इलाज के बाद देखा जाता है। प्रोड्रोमल स्टेज डायग्नोसिस से पहले और रेजिडुअल स्टेज ट्रीटमेंट के बाद, ये 2 अलग अलग स्टेजेस हम कह सकते हैं आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और इन दोनों स्टेजेस में कुछ ऐसे बिहेवियरल सिम्टम्स मौजूद रहते हैं, कुछ ऐसे कॉग्निटिव डेफिसिट्स, थिंकिंग की प्रॉब्लम्स मौजूद रहती हैं या नेगेटिव सिम्टम्स मौजूद रह सकते हैं जो कि बहुत एक्टिव तो नहीं होते, पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं करते, पर फिर भी वो अच्छे खासे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में देखे जा सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के एपिसोड के दौरान एक पर्सन अक्सर देखा जाता है कि उसके डे टू डे एक्टिविटीज़ में काफ़ी इम्पेयरमेंट आ जाती है। उसके अंदर क्षमता नहीं रहती कि वो अपने काम, अपनी पढ़ाई सब ठीक से कर सके, स्कूल या कॉलेज अटेंड कर सके या सोशल एक्टिविटीज़ में किसी प्रोडक्टिव वे में पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम्स या ये कहें कि फंक्शनिंग को लेकर काफ़ी डिफ़िकल्टीज जो हैं पेशेंट फेस करता है। स्किज़ोफ्रेनिया में जो एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है जिसे कहा जाता है हेलुसिनेशंस, वो आमतौर पर तो ऑडिटरी नेचर का होता है, जिसमें कुछ आवाज़ें पेशेंट को सुनाई देती हैं, पर विजुअल, ऑल्फैक्टरी और टैक्टाइल हेलुसिनेशंस भी प्रेजेंट हो सकती हैं। पर अगर विजुअल, ऑल्फैक्टरी या टैक्टाइल या कुछ ऐसी दूसरी हेलुसिनेशंस अगर ज़्यादा देखने में आती हैं तो अक्सर वो सब्सटेंस अब्यूज़ जैसे कि अल्कोहल या कुछ ड्रग्स के इम्पैक्ट में ज़्यादा होता है बजाय कि स्किज़ोफ्रेनिया के कारण। तो ऐसे में डॉक्टर्स अक्सर सस्पेक्ट करते हैं कि शायद पेशेंट ने या तो ड्रग्स लिए होंगे या वो लोग जिनको ये हेलुसिनेशंस हो रही हैं वो अक्सर ड्रग के इम्पैक्ट में ही इन्हें फील करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में होने वाली ऑडिटरी हेलुसिनेशंस सिर्फ कुछ आवाज़ें नहीं होती, साउंड नहीं होती, ये कुछ वॉइसेस होती हैं, जैसे कि कोई उनको कुछ बोल रहा है। कुछ ऐसे जोर जोर से बोले जाने वाले शब्द होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, जैसे कि कोई एक्चुअल में उनसे बात कर रहा है या उनको कुछ कमांड दे रहा है, जबकि वहां कोई मौजूद ही नहीं होता। ना आसपास के लोगों को वो आवाजें सुनाई देती हैं और जब पेशेंट भी इधर उधर झांकता है तो वहां कोई मौजूद ही नहीं होता, पर फिर भी ये आवाजें आ रही होती हैं। अक्सर ये आवाज़ें या तो किसी ऐसे व्यक्ति की हो सकती हैं जिसे पेशेंट जानता है या कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड, कुछ अनजान से लोगों की भी आवाज़ें हो सकती हैं। और पेशेंट को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि उसके बिहेवियर्स पर, उसके थॉट्स पर, उसके एक्टिविटीज़ पर कुछ कमेंट पास किए जा रहे हैं, कुछ ताने मारे जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। एक से ज़्यादा आवाज़ें भी पेशेंट को सुनाई दे सकती हैं,
जिससे कि पेशेंट बहुत डर जाता है, क्योंकि ये आवाज़ें भी बहुत धिक्कारने वाली, ताने मारने वाली, क्रिटिसाइज करने वाली होती हैं, पेशेंट की बेइज्जती करती हैं। कई बार ये हेलुसिनेशंस बहुत साल पहले शुरू हो चुकी होती हैं और कई सालों तक थोड़ा थोड़ा पेशेंट इनको एक्सपीरियंस करता रहता है और कई सालों के बाद पेशेंट के बाकी के सिम्टम्स देखने में आते हैं। इसलिए कई बार ये जो सिम्टम है ये अनरिकॉग्नाइज्ड रह जाता है, इसकी पहचान नहीं हो पाती, इसको एबनॉर्मल तौर पे नहीं देखा जा पाता, या फिर पेशेंट भी फर्क नहीं कर पाता कि शायद ये दूसरों को नहीं होता होगा, मुझे ही हो रहा है। तो पेशेंट भी इसे कोई बीमारी या किसी लक्षण के तौर पे नहीं समझ पाता। पेशेंट को लगता है शायद ये तो बहुत कॉमन सी बात है। कई बार जब ये आवाज़ें बहुत सीवियर हो जाती हैं तो पेशेंट की डे टू डे लाइफ में बहुत इंटरफेयर करने लगती हैं। ऐसा देखने में आ सकता है कि पेशेंट जो है वो इन आवाज़ों को रिस्पॉन्स दे रहा है, जैसे कि कोई बात कर रहा हो, या तो वो बोलकर इनको रिस्पॉन्स देता है या फिर फुसफुसाता रहता है, कुछ विस्परिंग वॉइस में वो इनसे बात करता रहता है। ये एक्सपीरियंस इतने पर्सनल और इतने अजीब से हो जाते हैं कि किसी के लिए भी समझ पाना बेहद मुश्किल होता है कि ये हेलुसिनेशंस होती कैसी हैं, कैसे एक्सपीरियंस होती हैं, कोई क्यों इनको एक्सपीरियंस कर सकता है। किसी भी पर्सन के लिए फैमिली में या फ्रेंड्स में जान पाना बेहद मुश्किल होता है। दूसरा जो सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया में, जिसे डिल्यूजन कहते हैं, ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है और वैसे तो इसे बहुत आम भाषा में डिल्यूजन को यूज़ कर लिया जाता है शब्द को। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर भ्रम में है तो हम कहेंगे कि डिल्यूडेड हो रहा है, डिल्यूजन हो रहा है। पर स्किज़ोफ्रेनिया का जो डिल्यूजन है, जिसे कि हम एक लक्षण के तौर पे देखते हैं, उसमें कुछ अलग क्वालिटी, कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। बाहरी दुनिया के लिए, दूसरे लोगों के लिए ये बड़े बिजार हो सकते हैं, बड़े अजीब और बड़े वियर्ड से दिखाई देते हैं। जैसे कि पेशेंट अक्सर बोलता है कि कोई अननोन फोर्सेस हैं, कुछ ताकतें हैं जो कि उसके एक्शंस को, इमोशंस को या थॉट्स को कंट्रोल कर रही हैं, या वो अपने आसपास की दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, कुछ ऐसे लोगों को या कुछ ऐसी घटनाओं को देखते हैं जिसका कि उनके लिए कोई स्पेसिफिक कुछ नया सा मीनिंग होता है, जो कि दूसरों के लिए समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। जैसे कि कई बार होगा कि वो टीवी देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज, या रेडियो पे कुछ शो सुन रहे हैं, कुछ डिस्कशन सुन रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है, कुछ ऐसे स्पेशल मैसेज हैं जो उनकी तरफ भेजे जा रहे हैं, और केवल पेशेंट ही इसे अपने तरह से डिस्क्राइब कर पाता है। आम लोगों को समझना बेहद मुश्किल होता है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत सामान्य सी रोजमर्रा की घटनाएं, जैसे कि नलके से पानी का टपकना, पंखे का चलना, दरवाजे के बंद होने की आवाजें आना, घर के कोई अप्लायंसेस हो सकते हैं, टीवी, फ्रिज जैसे, या घर का कोई फर्नीचर, या कोई भी ऐसी सामान्य सी घटना जो भी उसके माहौल में हो रही है पेशेंट के, उसका एक स्पेशल, मैजिकल और कुछ डिफरेंट सा मीनिंग पेशेंट बना सकता है, और उसके लिए वो एक बड़ा खास सिग्निफिकेंस रखने लगती हैं चीज़ें। पेशेंट ऐसा बोल सकता है कि उसको लगता है कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उसके अपने खुद के नहीं हैं। कभी कभी ऐसा बोलेंगे कि जैसे ये पूरी दुनिया जो है ये एक रंगमंच है और वो यहाँ पर बस एक किरदार के तौर पे हैं। मतलब वो बताएंगे कि एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करते और यहाँ पर उनका जो शरीर और ये जो मन दिमाग है ये उनका नहीं है, ये तो बस एक अनरियल है जो कि किसी ताकतों ने बना दिया है या किसी परमात्मा या भगवान ने बना दिया है। इसी के साथ कुछ और कॉमन सिम्टम्स आते हैं डिल्यूजन में, जैसे कि ऐसा लगता है कि वो दूसरे का माइंड रीड कर पा रहे हैं, या लगेगा कि दूसरा उनका माइंड रीड कर पा रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, दूसरे लोग जान पा रहे हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो वो ये भी कहते हैं कि लाउड स्पीकर पर या टीवी, रेडियो में उन्हीं की थॉट्स हैं जो कि सुनाई दे रही हैं, जो वो सोच रहे हैं वहां पर उन्हीं की थॉट्स जो हैं वो ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, एज इफ कि कोई स्पेशल मैकेनिज्म से उनके दिमाग की जो थॉट्स हैं वो वेव्स की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में निकलकर दुनिया भर के रेडियो, टीवी में जा रही हैं और वहां पर टीवी पे, रेडियो पे सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट काफ़ी सस्पिशियस होते हैं। उन्हें लग सकता है कि शायद दूसरे उनका नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जैसे कि खाने में जहर मिला रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके पीछे कोई लोग छोड़े हुए हैं जो कि किसी स्पाई एजेंसी या किसी बड़ी सीक्रेट गवर्नमेंट के हैं जो कि उनको पीछा कर रहे हैं और उनके कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं। कोई एक बहुत बड़ा कोई कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, कोई प्लॉट चल रहा है उनके अगेंस्ट, जिसके लिए बड़े सारे लोग हैं जो जगह जगह उनके पीछे छोड़ रखे हैं। इस तरह की जो डिल्यूजन्स होती हैं उन्हें पैरानॉइड डिल्यूजन्स कहा जाता है, या परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स भी इसको बोला जाता है।
जिसमें कि शक की थॉट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। शक की बीमारी भी इसको कहा जा सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया को, उन केसेस में जिनमें कि पैरानॉइड डिल्यूजन्स ही मेनली पेशेंट फेस करता है, एक्सपीरियंस करता है। पर इसी के साथ कुछ दूसरे डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स जिन्हें कहा जा सकता है, जिसमें कि एक व्यक्ति को लगता है कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, जबकि रियलिटी में उनके पास बिल्कुल भी इस तरह की कोई क्षमता नहीं होती, या ऐसी क्षमताएं जो किसी के पास हो ही नहीं सकती, उन्हें लगता है उनके पास हैं। इसी तरह एक और डिल्यूजन होती है जिसमें पेशेंट बहुत हाइपर रिलीजियस हो जाता है। रिलीजियस डिल्यूजन्स होती हैं जिसमें कि पेशेंट को लगता है कि वो कोई रिलीजियस फिगर है, या गॉड्स के साथ, गॉडेसेस के साथ, देवी देवताओं के साथ पेशेंट का कुछ कनेक्शन है, या वो खुद गॉड है या गॉड के साथ उसका कोई कनेक्शन है और वो गॉड की उसमें पावर्स हैं और वो दुनिया का भला करने के लिए आया है, उसको कोई स्पेशल मिशन पे गॉड ने भेजा है, वो कोई गॉड का मैसेंजर हो सकता है, कोई पैगंबर या कोई दूत हो सकता है। और पेशेंट को लगता है कि उसके सारे जो एक्शंस हैं, थॉट्स हैं, वो डिवाइन हैं, वो भगवान की मर्जी से चल रहे हैं, या उसके अंदर कोई भगवान है जो कि उसे चला रहा है। पेशेंट को ऐसा लग सकता है ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स में कि वो देश का नेता हो सकता है, या वो कोई प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है। वो ऐसा कह सकता है कि गॉड ने ही मुझे ऐसा बोला है कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, तो वो अपने को प्रधानमंत्री मान लेता है। जबकि रियल लाइफ में देखें तो शायद ये पेशेंट जो है वो किसी स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट हो सकता है कि पूरे स्कूलिंग लाइफ में उसके शायद एवरेज मार्क्स भी ना आए हों, या एवरेज ही मार्क्स आए हों, और वो शायद कभी किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी होशियार ना रहा हो, वो शायद अपने शहर से कभी बाहर ही ना गया हो, पर फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि वो सारी दुनिया घूमा हुआ है, उसने पूरे देश का भ्रमण किया हुआ है, वो सारे देश के लोगों को जानता है, सभी नेताओं को जानता है, और उसने बहुत सारा सोशल वर्क किया है, बहुत पॉलिटिकल उसने पावर्स जनरेट की हैं। उसको लगेगा कि उसने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर रखा है और सारे लोग जो हैं उसे नेता की तरह मानते हैं। पेशेंट कई बार अपने डिल्यूजन्स की वजह से काफ़ी वियर्ड और काफ़ी अजीब दिखने वाले बिहेवियर्स शो कर सकते हैं। जैसे कि जब भी उनसे बात की जाएगी तो पेशेंट क्या करेगा, अपने हाथ ऊपर खड़ा कर लेगा और कहेगा कि मुझे भगवान से मैसेज लेने दो, भगवान की पहले आज्ञा लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा या तुम्हारी जो बात कह रहे हो वो करूंगा। जैसे कि मान लो उसको घर वालों ने कहा कि भाई दवा ले लो, खाना ले लो, तो सबसे पहले वो हाथ खड़े करेगा, भगवान की किसी मूर्ति या तस्वीर के सामने झुकेगा और ऐसा दिखाएगा कि पहले उसको भगवान से संदेश लेना है, उसके बाद ही वो खाना शुरू करेगा या दवा खाएगा। कुछ ऐसा स्पेसिफिक और बड़ा ही यूनिक सा मीनिंग है जो पेशेंट क्रिएट कर लेता है, जो कि उसके डे टू डे एक्टिविटीज और एक्शंस में दिखाई देने लगता है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, जिनमें हम कहेंगे साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, ये मानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को मोटे तौर पे 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिस्क्राइब किया जा सकता है। एक होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, जिनमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस आते हैं। फिर आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स, जिसमें उन फंक्शंस की कमी हो जाती है जो कि नॉर्मल तौर पर या तो होनी चाहिए या बीमारी के आने से पहले पेशेंट में थी। जैसे कि कुछ इमोशंस पेशेंट को फील नहीं होती, एक्सप्रेस नहीं होती, पेशेंट का जो चेहरा है वो हमेशा फ्लैट बना रहता है, फ्लैटेंड अफेक्ट इसे कहा जाता है। ऐसा लगता है पेशेंट के अंदर कोई इमोशंस आ ही नहीं रही, फील ही नहीं हो रही। सोशल विड्रॉल हो सकता है, स्पीच में बहुत कमी आ सकती है, बहुत थोड़ी थोड़ी बातें करेगा पेशेंट, एक ही शब्द में अपनी सारी बात कहने की कोशिश करेगा, या शायद उसकी स्पीच कई बार समझ ही नहीं आएगी। बॉडी मूवमेंट्स बहुत स्लो हो जाते हैं, मोटिवेशन की कमी आ जाती है, प्लेजर और फीलिंग्स की कमी आ जाती है, कुछ भी करने में बहुत इंटरेस्ट नहीं आता, और थिंकिंग प्रोसेस भी पेशेंट का बहुत स्लो हो जाता है। इसी के साथ तीसरे कैटेगरी के सिम्टम्स होते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स, या डिसऑर्गेनाइजेशन सिंड्रोम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 टाइप के सिम्टम्स मेनली देखने में आते हैं। एक रोजमर्रा के डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर्स, या दूसरे होंगे डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। ऐसी स्पीच जिसमें पेशेंट क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी इधर उधर के शब्द आपस में मिक्स कर देगा और एक वर्ड सैलेड बना देगा, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर कूद जाएगा, किसी भी बात पर टिकेगा नहीं, कोई एक बात शुरू करेंगे तो कहीं का कहीं चला जाएगा, बड़े सारे उसके मन में आइडियाज आते रहेंगे और पेशेंट से बात करना करीब करीब असंभव हो जाता है। और साथ ही बिहेवियरल डिसऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर पेशेंट एबनॉर्मल से डिसऑर्गेनाइज से बिहेवियर शो करता है।
जैसा कि पहले बताया कि DSM मतलब डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, इनमें अलग अलग मानसिक बीमारियों के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिए रहते हैं। DSM-4 तक स्किज़ोफ्रेनिया के अलग अलग टाइप हुआ करते थे, पर DSM-5 में, जो कि 2013 में प्रकाशित हुई थी, उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के सारे टाइप्स हटाकर केवल उसे एक सिंगल डायग्नोसिस के तौर पे अब दिया जाता है। बहुत से लोग जिन्हें 2013 से पहले स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिला है, उन्हें कोई ना कोई सब टाइप का डायग्नोसिस भी ज़रूर मिला होगा, जैसे कि पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया, कैटाटॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया, कुछ इस तरह से। पर अब ये कुछ डायग्नोसिस नहीं दिए जाते, अब सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर फर्स्ट एपिसोड है तो मेंशन कर दिया जाएगा, या फिर मल्टीपल एपिसोड्स होंगे, या फिर कैटाटोनिया को ज़रूर थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया जाता है, पर उसे एक अलग सब टाइप के तौर पे नहीं डायग्नोस किया जाता। इसी के साथ रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया का भी डायग्नोसिस अब नहीं दिया जाता। हालांकि रेजिडुअल फेज को, रेजिडुअल स्टेज को काफ़ी सारे साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, उसे एक वैलिड स्टेज के तौर पे या एक फेज के तौर पे ज़रूर रिकॉग्नाइज करते हैं, और अक्सर रोज़मर्रा के मेंशन में, डिस्कशन में रेजिडुअल वर्ड्स यूज़ कर लिए जाते हैं। पर बाकी सारे जो सब टाइप्स एक टाइम पर हुआ करते थे, उन्हें बस सिम्टम के तौर पर ही बोला जाता है। इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करूंगा। क्योंकि ये स्किज़ोफ्रेनिया का डिस्क्रिप्शन था, इसलिए ये वाला प्रश्न का उत्तर थोड़ा लंबा हो गया। आगे के कुछ सवाल मैं और आगे आने वाली वीडियोस में लूंगा, जिसमें कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में एटलीस्ट 3 सवालों के जवाब तो मैं ज़रूर दूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हर वीडियो में कवर हो पाएं। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, आगे के वीडियोस देखते रहिएगा। धन्यवाद।